स्वागत है आपका। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे केंद्रीय बजट 2021-22 के बारे में। हम करेंगे सॉल्व कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उससे पहले थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं बजट के बारे में। तो बजट क्या होता है? ये सरकार की राजस्व नीति का एक व्यवहारिक रूप है। भारत के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है, जो बजट के रूप में चर्चित रहता है। बाकी ये भारत के संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि बजट क्या होता है या कैसे होना चाहिए, अर्थात भारत के संविधान में इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। एकवर्त समिति के अनुसार रेल बजट 1924-25 में अलग कर दिया गया। ये दोनों चीज़ें इसलिए हमने लिखा हुआ है, कहीं कहीं 1924 दिया हुआ है क्योंकि 25 दिया हुआ है। मतलब 1924 में निर्णय लिया गया और 1925 में इसे लागू किया गया। ठीक उसी तरह जिस तरह 2016 में निर्णय लिया गया कि रेल बजट को पुनः आम बजट के साथ पारित किया जाएगा, और जब बजट पेश हुआ 2017 में तो रेल बजट को फिर से आम बजट के साथ पेश किया गया। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, और ये भी याद रखने पड़ेगा कि 2016 में निर्णय लिया गया, 2017 से फिर एक बार रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा और आगे कि बजट जो होता है कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित प्राप्तियां, यानी कि उसको इनकम क्या हो रही है और उसको खर्च क्या करना है का एक विवरण होता है। और इसकी अवधि क्या होती है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। तो इतिहास में थोड़ा सा चलते हैं। 1773 में सबसे पहले रॉबर्ट वाल कोल द्वारा ब्रिटिश संसद में बजट पेश किया गया। तब इसे जो है बजट नहीं कहा जाता है। बजट 1803 ईस्वी के आसपास चर्चित हुआ। फिर क्या हुआ, भारत में 18 फरवरी 1860 में लॉर्ड कैनिंग विलियम जोन्स ने बजट प्रस्तुत किया। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। तो स्वतंत्र भारत में पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। किसके द्वारा? आर के खडमूनम शेट्टी। ये डेट भी आपको याद रखनी है, और वित्त मंत्री का नाम भी याद रखा है कि किसने पेश किया था। यह बजट एक वर्ष के लिए नहीं था, ये केवल 7.5 माह की अवधि के लिए था। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और 31 मार्च 1948 तक के लिए ये बजट बनाया गया था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी एक क्वेश्चन ये पूछ लिखता है, गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो वो जॉन मथाई थे। आपको याद रखना पड़ेगा, 1950 में इन्होंने किया था। और एक महत्वपूर्ण तथ्य जो बजट से जुड़ा हुआ है, वित्त मंत्री के रूप में 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू करने की घोषणा की। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि आर्थिक उदारीकरण की नीति किस के प्रधानमंत्री मतलब कौन वित्त मंत्री था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये आपको याद रखना है। अच्छा, भारत में बजट जो होता है वो निम्नलिखित जो अनुमान है इनको व्यक्त करता है। यानी कि बजट में क्या होता है, तो बजट में जब सबसे पहली बात चीज़ विगत वित्त वर्ष के वास्तविक अनुमान क्या थे, जो पिछला वर्ष होता है। जो चल रहा है उसमें बजट अनुमान क्या होगा, वो बजट में होता है। चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान होते हैं और आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान भी होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो बजट का प्रस्तुतिकरण होता है वो 3 वर्ष के आंकड़ों से संबंधित होता है। आंकड़ों से संबंधित होता है कितने समय? 3 वर्ष। लेकिन जो बजट होता है वो एक वित्तीय वर्ष के लिए ही होता है। यानी कि जो धनराशि बताई जाती है खर्च करने के लिए वो केवल और केवल 3 वर्ष के लिए होता, केवल और केवल 1 वर्ष के लिए होता है। लेकिन अध्ययन करने के लिए आंकड़ों को 3 वर्ष जो पिछला रहता है उसको लिया जाता है, जो वर्तमान में होता है उसको लिया जाता है, और आगे वालों को लिया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन से बेहतर बजट बनाने की कोशिश की जाती है। फिर एक विशेष बात यह है कि जो बजट 2021 और 22 में पेश किया गया ये 6 पिलर पर है, मतलब 6 पिलर पर आधारित है ये। तो जल्दी से आप सुन लीजिए।
पहला है स्वास्थ्य एवं कल्याण, सारी चीज़ें हम लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम लगेगा। दूसरा है भौतिक और वित्तीय पूंजी अवसंरचना। नंबर 3 है आकांक्षी भारत का समावेशी विकास। नंबर 4 है मानव पूंजी का पुनः शक्ति वर्धन। नंबर 5 है अभिनव एवं अनुसंधान तथा विकास। अभिनव का मतलब यहाँ पे इनोवेशन है एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। नंबर 6 और इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, ये सवाल में पूछ सकता है आपका, ये कहा गया है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की बात की गई है इस बजट में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 2021 और 22 का जो कुल बजट है वो आप थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये है 34,83,236 सॉरी 34,83,236 करोड़ का ये है आपका। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, 34,83,236 करोड़ का। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है कुल बजट। और सब्सिडी से कभी कभी एक सवाल आ जाता है आपका कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी कहाँ दी जाती है, तो केवल आप 4 याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा खाद्य सब्सिडी सरकार को देनी पड़ती है, फिर उसके बाद उर्वरक को देनी पड़ती है, तीसरे नंबर पे अन्य आती हैं और चौथे नंबर पे पेट्रोलियम है। कभी कभी ये तीनों चीज़ें दे के एग्ज़ाम में आपसे कहा जाता है कि इसको बढ़ते क्रम में लगाइए या घटते क्रम में लगाइए, तो आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा सब्सिडी खाद्य में दिया जाता है, दूसरे नंबर पे उर्वरक आता है, थर्ड नंबर पे अन्य आते हैं, चौथे नंबर पे जो पेट्रोलियम पे सब्सिडी आपको मिलती है। आइए अब शुरू करते हैं इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो कि केंद्रीय बजट 2021 और 22 के आंकड़ों पर ही आधारित होंगे। थोड़ा सा हमने आपको तथ्य बता दिया ताकि आप। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। केंद्रीय सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष लोकसभा में पेश किया गया? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो जो वर्तमान में बजट हुआ है अभी हाल ही में, वो पहला डिजिटल बजट था। इसके पहले पेपर की छपाइयाँ होती थीं, बजट को वितरित किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, वो केवल डिजिटल बजट था, पेपर पर उसकी छपाई नहीं की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। संघीय बजट 2021-22 कतिपय स्तंभों पर आधारित था। तो इसमें पूछा गया है किन किन पिलर्स पे ये आधारित था। तो इसमें जैसा आप पहला देख सकते हैं स्वास्थ्य और खुशहाली, नंबर 2 पे है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, नंबर 3 के लिए मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, और फोर्थ है नवोन्मेष और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। अभी हमने आपको फैक्ट बताते समय बताया है, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो ये सारे जो इसमें दिए हुए हैं पॉइंट वो उसमें शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सही, ये सभी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा राज्यों के बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान की है? कौन? 15वें वित्त आयोग। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, आपको याद होगा 41% की बात की गई है इस बार, तो आपको ये ध्यान देना होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। संघीय बजट 2021-22 के बारे में पूछ रहा है किस टीके को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है न्यूमोकोकल वैक्सीन, नंबर बी है रोटा वायरस वैक्सीन, नंबर 3 है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस वैक्सीन। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है संघीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि की गई है? यानी कि पिछले बजट से तुलना की जा रही है, इस पर किस क्षेत्र के आवंटन में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है? तो ये इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप, रक्षा सेवाएं दिया हुआ है, सब्सिडी दी हुआ है, स्वास्थ्य और खुशहाली दिया हुआ है, ग्राम विकास दिया हुआ है। यदि आप बजट पढ़े होंगे या सुने होंगे कहीं भी, तो ये स्वास्थ्य और खुशहाली ऑप्शन इसमें करेक्ट है। पिछले वर्ष की तुलना में कहा गया है, सबसे ज़्यादा की बात नहीं कर रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। संघीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना चलाए जाने की घोषणा की गई है? नंबर 1 पे दिया हुआ है
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, मिशन पोषण 2.0। उसके बाद नंबर 3 पे दिया हुआ है जल जीवन मिशन, शहरी और मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मीटा योजना। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें इस बार बजट में घोषणा की गई हैं, इन कौन सी योजनाओं को। तो इसमें जो सही है वो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ऊपर लिखे गए सभी बिंदुओं को बजट में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। संघीय बजट 2021-22 में प्रोफेशनल रूप से प्रबंधित विकास वित्त संस्थान की स्थापना हेतु किन धनराशि का आवंटन किया गया है। प्रायः कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसमें जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। संघीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक आस्ति के मौद्रीकरण की घोषणा की गई है। क्वेश्चन की प्रकृति को आप समझिए। यहाँ पे सीधे सीधे अर्थों में कहा जाए तो प्राइवेटाइजेशन की बात की गई है कि जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट हैं उनको निजी सेक्टर को बेच के कुछ धन अर्जित करने के लिए ये घोषणा की गई है। मौद्रीकरण भी उसे कहा जाता है, कई वर्ड उसके लिए यूज होते हैं। तो इसमें आपको देखिए नंबर 1 है भारतीय रेल के समर्पित माल गलियारा अस्थियां हैं। नंबर 2 में है भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा परिचालित टोल राजमार्ग है। और नंबर 3 पे दिया हुआ है पावर ग्रिड कारपोरेशन का पारेषण अस्थियां, भारतीय गैस प्राधिकरण की रेल एवं गैस पाइपलाइनें, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के स्वामित्व वाले हवाई अड्डे। तो आप समझ गए होंगे, प्रायः पेपर और समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं कि आज गवर्नमेंट ने इस चीज़ का निजीकरण किया, इन चीज़ों का निजीकरण किया। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट है, सभी चीज़ों को निजीकरण किया जाएगा। इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन अभी और आएगा, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि कितना उद्देश्य रखा गया है इनका निजीकरण करके पैसा, मतलब उनके पास राशि केंद्र सरकार के पास आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है संघीय बजट 2021-22 में किस प्रकार की कम लागत वाली सुविधाजनक एवं सुरक्षित मेट्रो रेल सेवा टीयर 2 शहरों तथा टीयर 1 शहरों के आसपास के क्षेत्रों में चलाए जाने की घोषणा की गई है। तो इसमें आपको बताना है नंबर 1 पे है मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो और मेट्रो जियो। तो आपके जो क्वेश्चन हैं ऑप्शन हैं वो ए में है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में है केवल फर्स्ट और थर्ड, सी में है केवल थर्ड या तीनों। तो इसमें जो बात की गई है मेट्रो लाइट की बात की गई है और मेट्रो नियो की बात की गई है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत सरकार ने रिसाइकलिंग ऑफ शिप अधिनियम 2019 पारित करके निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के प्रति वचनबद्धताओं का पालन किया है। तो इसमें आपको ये बताना है कि रिसाइकलिंग ऑफ शिप अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के प्रति वचनबद्धता का पालन किया गया है। तो इसमें ABCD में है, ए में है बोन कन्वेंशन, बी में है रामसर कन्वेंशन, सी में है हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन और डी में है क्योटो प्रोटोकॉल। तो जो इसमें है ऑप्शन सी वो करेक्ट है, हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन, इसकी बात इसमें की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस पहल का उल्लेख नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िए इसको। नंबर ए दिया हुआ है बंगलुरु में निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को पाइपलाइन से निःशुल्क गैस की आपूर्ति करना। ऑप्शन बी है उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन देना। ऑप्शन सी है जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में गैस पाइपलाइन परियोजना प्रारंभ करना। ऑप्शन डी है शहरी गैस वितरण नेटवर्क के अंतर्गत 100 नए जिले शामिल करना। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें ऑप्शन ए थोड़ा सा अजीब लग रहा है आपको। यहाँ बात की जा रही है संघीय बजट की, लेकिन ऑप्शन में क्या लिखा है बंगलुरु में निर्धनता रेखा, मतलब केवल बंगलोर को किया गया है। और इसमें कहा क्या गया है, निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को पाइपलाइन से निःशुल्क गैस प्रयुक्त। संघीय बजट में एक शहर में इतनी छोटी जो मतलब योजना है उसको कहना, ये कई शहरों के लिए कहते तो अच्छा रहता।
तो कहीं ना कहीं से इसी में लग रहा है कि ये थोड़ा सा अलग तरीके की बात कर रहे हैं, तो इसमें यही है, उल्लेख नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं उनका उल्लेख किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा 49% से बढ़ा के 74% किए जाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है रक्षा उत्पादन, बीमा, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, समाचार चैनल। तो इनमें से किस में किया गया हुआ है? इसका सही ऑप्शन है बी, बीमा में। बीमा में क्या कहा गया है? 49% से बढ़ाकर 74% एफडीआई लाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संघीय बजट 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो इसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी आप देख रहे हैं। इसमें 20,000 करोड़ की बात की गई है। 20,000 करोड़ किसको दिए जाएंगे? जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनको पुनः पूंजीकरण के लिए, घाटों से उबारने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ है संघीय बजट 2021-22 में से निम्न में से किन वस्तुओं पर कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर लगाए जाने की घोषणा की है? सेस की बात किया गया है यहाँ पे। कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर किन वस्तुओं पे लगाया गया है, यहाँ पे देखना है आपको। तो यहाँ पे ये भी दे दिया हुआ है कितना लगाया गया है। तो 2.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर, 4 रुपये प्रति लीटर डीजल पर, या ₹20 प्रति सिलेंडर पर। तो आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ रहे होंगे, ये उसमें कई बार आया हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड है, ये सेस लगाया गया है इन चीज़ों पर। किसके लिए? एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, यानी कि उसका अवसंरचना एवं विकास हो सके, उसको सुधारने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 15 में कह रहा है कितनी आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को केवल पेंशन तथा ब्याज से आय होने पर आयकर रिटर्न कर निर्धारणी वर्ष 2022-23 से नहीं भरना होगा? ऑप्शन आप देख लीजिए, ए, बी, सी, डी में क्या लिखा हुआ है? 75 या इससे अधिक, 75 और इससे अधिक, 80 और इससे अधिक, 85 या इससे अधिक ईयर की बात की गई है। तो यहाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट है। 75 वर्ष से और इससे अधिक आयु के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको छूट मिलेगी 2022 और 23 से। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। वर्ष 2021-22 में सार्वजनिक उपक्रमों के पूंजी विनिवेश से कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान बजट 21-22 में लगाया गया है? तो अभी पीछे इससे संबंधित एक प्रश्न हमने किया था कि किनको किनको इसके दायरे में लाया जा रहा है, विनिवेश किया जा रहा है। तो यहाँ पे अनुमान बजट कितना धनराशि प्राप्त की गई ये पूछ रहा है। तो ए, बी, सी, डी आप ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि 1,75,000 करोड़ रुपए अर्जित करने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है। वर्ष 2021-22 बीई का मतलब होता है बजट एस्टीमेट, बजट अनुमान। यहाँ बीई का मतलब होगा बजट एस्टीमेट या बजट अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा कितने रहने का आकलन है, ये सवाल पूछा जाता है। यहाँ की जो भाषा होती है वो थोड़ी सी बदल दी जाएगी, लेकिन आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो जो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 6.8%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान, इसका मतलब होगा संशोधित अनुमान में सकल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहा है? तो यहाँ थोड़ा सा सवाल बदल के पूछा गया है आपसे। आप ऑप्शन देखिए, इसमें जो होगा वो 9.5% की बात की गई है इस बार संशोधित अनुमान में, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। 2021-22 बीई, फिर से वही बजट एस्टीमेट में बाजार से सकल उधारी लगभग कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में राशि लिखी हुई है। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 12 लाख करोड़। ऑप्शन ए इज करेक्ट।
आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है 2021-22 बीई यानी कि बजट एस्टीमेट। बजट के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर राजस्व खाते का व्यय की बात की गई है, तो सुमेलित नहीं है यानी कि बताना है इसमें किस क्षेत्र में कितनी धनराशि दी गई है। तो इसमें ए में है पेंशन व्यय के लिए इतना, रक्षा व्यय के लिए इतना, और ऑप्शन सी और डी इसमें हाँ है आगे। शिक्षा व्यय में 93,224 करोड़ की बात की गई है। डी में कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप के बारे में ये 1,48,300 करोड़ की बात की गई है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो रक्षा व्यय है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो रक्षा व्यय पर इस बार बजट में आवंटन किया गया हुआ है वो 4,78,195 करोड़ किया गया है। तो आपको ये थोड़ा सा रक्षा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण सेक्टर होता है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में याद रखना पड़ेगा। तो ये था आज का सेशन। पूरा सुनने के लिए आपको बहुत